कहानी सरकारी सौतन राजेश एक काफी पढ़ा लिखा लड़का था, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए राजेश बहुत परेशान था। और एक दिन राजेश के घर पर उसके पापा के दोस्त दिनेश अंकल आए, जो राजेश को बचपन से जानते थे कि वो कितना सही लड़का है। दिनेश अंकल की एक भतीजी थी, क्रांति, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो घर का सारा काम जानती थी और काफी सीधी लड़की थी। दिनेश अंकल ने राजेश से कहा, राजेश बेटा, मैं जानता हूं तुम कितने पढ़े लिखे हो और तुम्हें कुछ दिनों से परेशान देख मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर भी है। मैं तुम्हें अपनी कपड़ा फैक्ट्री का मैनेजर बनाना चाहता हूं, जिसमें तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। पर एक शर्त है, तुम्हें मेरी भतीजी क्रांति से शादी करनी होगी। एक काम करो, कल क्रांति को देखने मेरे घर पर आ जाओ। पहले तो राजेश थोड़ा हिचकिचाया, पर उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा, जब अंकल कह रहे हैं तो देखने में क्या हर्ज है। और राजेश और उसकी माँ क्रांति को देखने उसके घर चले जाते हैं। और जैसे ही क्रांति चाय लेकर आती है, तो राजेश देखता है कि क्रांति इतनी सुंदर नहीं है और उसका मन क्रांति से शादी करने का नहीं होता है। पर तभी उसके मन में मैनेजर की नौकरी वाली बात आती है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है। और शादी के बाद उसकी अच्छी जॉब चलने लगती है और क्रांति उसकी बहुत सेवा करती है। उसके कपड़े ऑफिस के लिए, टिफिन ऑफिस से आकर उसके लिए खाना और उसकी सेवा करना। पर राजेश उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए क्रांति दुखी रहती थी। एक दिन राजेश की फैक्ट्री में चेकिंग के लिए नीतू नाम की ऑफिसर आई और फैक्ट्री की चेकिंग करने के बाद वो मैनेजर राजेश से मिलने गई। उसने राजेश से कहा कि राजेश जी, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे आपकी फैक्ट्री में कोई कमी नहीं मिली। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने काम में इतने परफेक्ट होते हैं। ये लीजिए मेरा नंबर, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे तुरंत कॉल करिए। और कहीं ना कहीं नीतू राजेश की पर्सनैलिटी और काम करने के तरीके को देखकर उससे इम्प्रेस हो गई। अब दोनों की फोन पर बात होने लगी और नीतू और राजेश एक दूसरे से मिलने लगे। और धीरे धीरे राजेश क्रांति से दूर होता गया और ये बात क्रांति समझ गई कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ये तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। और धीरे धीरे राजेश और नीतू बहुत ज्यादा पार्टी करने लगे। और अब राजेश को नीतू से इतना ज्यादा लगाव हो गया कि जब भी नीतू राजेश को बुलाने के लिए भी काम लिए फोन लगाती, वो तुरंत आ जाता और दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। वहीं दूसरी तरफ राजेश ने क्रांति से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया और दोनों घर पर रहकर भी बहुत दूर रहते। और इसलिए क्रांति रात को बहुत रोटी की, आखिर इनको क्या हो गया है। पर राजेश को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो क्रांति के कुछ बोलने पर उससे बहुत चिढ़कर बात करता था। और एक दिन नीतू का फोन आया। उसने राजेश से कहा, राजेश डार्लिंग, मैं 2 दिन के लिए कानपुर जा रही हूँ। एक फैक्ट्री में रेड डालनी है। बंगले पर कोई नहीं रहेगा तो तुम वहां जाना मत, नहीं तो लोग शक करेंगे। तो राजेश ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक फाइल तुम्हारे बंगले पर छूट गई, उसे मुझे चाहिए। वो मैं लेने आ रहा हूं। पर किसी काम की वजह से राजेश उस दिन वो फाइल लेने नीतू के बंगले पर नहीं जा पाया। और जब अगले दिन राजेश अपनी फाइल लेने नीतू के बंगले पर गया और उसने जिस हालत में नीतू को देखा, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। नीतू अपने बॉस के साथ बैठी थी और ठीक वैसे ही तरीके से अपने बॉस से बात कर रही थी जैसे वो राकेश के साथ करती थी। अरे मनोज डार्लिंग, तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकते हो। आप इतने सही हो अपने काम में कि मैं तो अपना सब कुछ भूल गई। तुम्हें देखकर एक वो राजेश है, मेरे प्यार में पागल, और हमें तुमसे प्यार करती हूँ। वो इतना बेवकूफ है कि मेरे एक फोन पर कहीं पर भी आ जाता है और अपनी पत्नी होने के बावजूद भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। और राजेश तुरंत ये सब देखकर भगा और घर आकर उसने खूब आंसू बहाए और क्रांति को बुलाकर उससे माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। क्रांति ने पूछा कि आखिर आपको हुआ क्या है। राजेश ने क्रांति को कुछ नहीं बताया और उस दिन से उसने अपना सारा प्यार क्रांति पर लूटा दिया। और क्रांति भी उस दिन से बहुत खुश रहने लगी। और नीतू ने उस दिन के बाद से राकेश से बहुत बात करने की कोशिश की, पर राकेश ने कहा कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसे उसकी बॉस और उसके चक्कर का पता है।
जिसे वो सबको बता देगा। जिसके बाद से नीतू ने भी उसका पीछा छोड़ दिया और इसके बाद दोनों पति पत्नी एक खुशहाल जीवन जीने लगे।